गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज से आप लोगों का स्टार्ट है चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री में। हमारा चैप्टर नंबर 3 है और उसका नाम है अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। देखिए, अंग्रेज लोग हमको गुलाम बनाए थे, तो उसमें क्या है, अंग्रेजी शासन जो किए ना, वहां पर भारतीय जीवन पर क्या कैसे प्रभावित हुए, भारतीय जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किए वो लोग, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर है पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या था? 1600, देखो 1600 ईस्वी में आए लोग, है ना। जहांगीर के जो मुगल साम्राज्य, हमारे जो भारत में इस समय मुगल वंश का शासन था, मुगल वंश है ना, वहां भी आपका जो शासक था वो था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर है ना, जहांगीर का शासन था। उसी समय इन्होंने क्या किया है, भारत में एंट्री किए और यहाँ से 1757 तक का पहले लिया गया है। ये पहला पार्ट है। हम लोगों का अंग्रेजों का 3 पार्ट होता है ना, कि 3 पार्ट में हमने पिछले लेसन में हमने बताया था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में आपका यहाँ का जो भारतीय भारत में जो शासन किया उसका मुख्य जो हीरो थे वो निकल कर आए। इतने में पार्ट है, तो कौन था वो? लॉर्ड क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है ना, ये 1757 और 1764 के समय यही इनका गवर्नर थे। इसलिए इन्होंने जो किया ना, उसके बाद से अंग्रेज लोग यहाँ मतलब पूरा स्थायित्व बना लिए, अच्छा से, मतलब यहाँ पर अपना स्थापना कर लिया अपना कंपनी का, हर चीज का। तो सबसे पहले अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शासन करना था क्या, व्यापार करना था क्या, पर्यटकों की सैर करना था क्या, युद्ध करना था? तो इसका राइट आंसर जो है वो था व्यापार करना, उसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि ना, जब अंग्रेज की तरफ से टॉमस रो करके एक व्यक्ति थे, टॉमस रो, है ना, उन्होंने पहली बार यहाँ आके अनुमति मांगा था, व्यापार की अनुमति जहांगीर से, कि हमको आपके देश में व्यापार करना है ना। तो उनका मेन काम जो था वो था व्यापार करना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ रहते रहते यहाँ के पूरे इंडिया वालों के लोगों को समझते हुए इन्होंने क्या कर दिया, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और यहाँ पर शासन करे। तो मेन काम जो था व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है दीवानी कहलाता है। ये एक्चुअल में दीवानी है ना, दीवानी मतलब ये वाला जो आपका दीवानी वाला वो दीवानी नहीं है ना, ये जो दीवानी एक कर है। क्या है ये? कर। तो ये भूमि कर है, यात्रा कर है, जमींदारी कर है, कृषि कर है। तो अभी आप देखेंगे इसको, आंसर के पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा आपका पूरा लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। इसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि दीवानी है क्या चीज। ठीक है, तो दीवानी शब्द जो है, ऐतिहासिक रूप से दीवानी शब्द का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व और नागरिक मामलों के प्रबंधन और निर्णय के अधिकार को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। मतलब राजस्व मामले, यहाँ पर क्या लिखा है, एक तो चीज है आपका नागरिक और राजस्व। ये राजस्व मतलब होता है हमारे जो कर होते हैं ना, टैक्स होते हैं ना हमारे जो तहसील से निकाला जाता है। तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रयोग ज्यादा हुआ। जैसे कि उदाहरण है पक्ष रखने, जमीन विवाद, संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार, अनुबंध अधिकार। ठीक है, और ये कोर्ट के बारे में भी बताया गया है। दीवानी कोर्ट में नागरिक मामलों की सुनवाई करता है, जिसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं होती। नागरिक मामलों मतलब नागरिक के जो भी समस्या होंगे, जैसे कि कोर्ट 2 प्रकार के करता है, एक सिविल कोर्ट होता है, एक तो क्रिमिनल कोर्ट होता है ना। क्रिमिनल मतलब कोई अपराध हो गया है उसको सुनवाई करता है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी को मारपीट है, उसको बोलते हैं आपका कोर्ट है, वो आपका कोर्ट आता है क्रिमिनल कोर्ट। और सिविल मतलब होता है कुछ मामले हैं, वास्तविक में गलत हुआ है किसी के साथ, जैसे कि भूमि का मामले है ना, जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा अलग होता है, पैतृक होता है ना, किसी चीज का एकदम अलग चीज होता है। तो ये टैक्स से संबंधित है। हमारे जो कोर्ट है ना, दीवानी जो है ना, वो शब्द जो है कर है एक्चुअल में। और ये जो कर है ना आपका लिया जाएगा ना, तो ये आपका क्या, कौन सा कर कहलाएगा? भूमि कर। क्या होगा? भूमि कर। तो ये होगा आपका भूमि कर। आपका राइट आंसर होगा कि दीवानी जो है भूमि से संबंधित है। नागरिक मतलब राजस्व मतलब जो खेत खार के मामलों में, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा भूमि कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहीं पर लिखा गया है, तो दीवानी के बारे में यहाँ पर स्पष्ट
उल्लेख है। सिविल कोर्ट के बारे में जान लीजिएगा। सिविल कोर्ट, दीवानी मतलब सिविल होता है, सिविल कोर्ट ना, तो इसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं होता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सामान्य मामलों की सुनवाई होता है, जैसे कोई खेत खात से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 से 1757 तक का शासन का आमदनी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो जो गवर्नमेंट आया था, है ना, गवर्नमेंट जिसने लाया था, तो गवर्नमेंट लोगों ने जो भी आपका व्यापार से संबंधित था, तो उसने सबसे पहले किसको लिया, किसको टारगेट किए? तो देखो यहाँ पर गांव में जो होता था ना, गांव में सबसे पहले गौटिया होता था, है ना, गौटिया एक छोटा पद होता था, गौटिया बोलते थे। आज भी आप गांव में जाओगे ना तो गौटिया शब्द आपको इस्तेमाल करने मिलेगा, सुनते मिलेगा, कैसे जी गौटिया, इस तरीके की बात है ना। तो गौटिया जो है उसके ऊपर जो रहते थे जमींदार रहते थे, जमींदार, है ना, इसी के ही आसपास के बोलते थे। आज भी शब्द सुनने को मिलते हैं, मालगुजार, है ना, ये उसके आगे जो है आपका जो भी प्रशासनिक है, पटवारी वगैरह जो भी है, ऊपर में जो भी रहते थे। गांव का जो कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, गांव में जो करते थे काम, है ना, गांव से हमको लेना है, हर एक गांव से खेत होते थे, खेत को दिया जाता था जमींदारों को। जमींदार लोग अपने सुविधा अनुसार जो ज्यादा कमा के पैसा देगा उसको वो लोग जमीन दे देते थे, है ना। तो यहाँ तक शासन का आमदनी का प्रमुख स्रोत जो था वो था जमींदारी कर, टैक्स। मतलब शासन ने जो दिया था ना, शासन ने इनको दिए देते थे जमींदारों को कि आप अपने क्षेत्र के जमींदार हैं, आप अपने क्षेत्र के जितने भी आपका लोग हैं, जिसको भूमि को जिसको देना है ना, तो भूमि को दोगे, उसमें आपको टैक्स निर्धारित करते थे कि जैसे कि 1 एकड़ खेत किसी को दे दिया, है ना, उसके बदले में वो कितना पेमेंट करेगा वो डिसाइड होता था, ठीक है। अगर नहीं कर पाया तो उससे छीन लिया जाता था, दूसरे को दिया जाता था जो उसको ज्यादा पेमेंट करे। तो ये जमींदारों के ऊपर रहता था, और जमींदार लोग ही पैसा वसूलते थे, है ना, ये इनके माध्यम से पैसा वसूलते थे, गौटिया के माध्यम से, है ना। हर एक जमींदार लोग नहीं जाते थे, लेकिन गौटिया हुआ करते थे। एक अपने जमींदारी क्षेत्र में 8-10 गौटिया रखते थे, गांव के एक मुखिया को रखते थे, मुखिया, जैसे कि अभी हमारे एरिया में जाए तो पटेल होता है, ग्राम पटेल, है ना। तो वो उस तरीके से पटेल के पास सारे शब्द चले जाएंगे, जमींदार लोग जो भी आदेश देंगे पटेल उगाही करेगा। उसी तरीके से गौटिया एक पद था, है ना, वो लोग जमींदारों के अंडर काम करते थे। और ये जमींदारी जो जमींदार लोग जो कर देते थे ना, उसको अपने पास रख के कुछ हिस्सा ऊपर पहुंचाते थे शासन को। तो ये था जमींदारी कर, जमींदारी टैक्स जो कहलाते थे, इसका आमदनी का प्रमुख स्रोत था, ठीक है। अब राजस्व वसूल लेंगे तभी जाके शासन प्रशासन चलेगा, अपना पैसा थोड़ी लगाएंगे, है ना। तो वहां से गरीबों से लेकर, मतलब गांव से पूरा जमीन जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेती कार वाले थे हमारे इंडिया के लोग, तो खेत से जो आमदनी करते थे ना, उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में पटाते थे, तो वो कहलाता है जमींदारी टैक्स, जमींदारी कर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तीसरा नंबर का होगा जमींदारी कर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नंबर आपका 5वां नंबर है, अंग्रेजों ने किस पर सर्वप्रथम अपना नियंत्रण प्रारंभ किया? तो ये इसका भी राइट आंसर जो है जमींदारी है ना। क्या कर है, अंग्रेजों लोगों ने वहीं जहां पर मेन सुविधा था, मेन जहां से इनकम का सोर्स था, है ना, स्रोत था, उसी को ही पहले टारगेट किए, है ना, कि आपको कहां से हम लोगों को मिलेगा, कहां से हम लोगों को पूरा पैसा मिलेगा और हम जुड़ पाएंगे। तो ये जो है जमींदारी कर से पूरे गांव तक पता चल जाता था कि हमको टैक्स ले देना है। अब हमने क्या कर लिया, कमा लिया, जो भी है हमारी इनकम आया, है ना, उस हिसाब से आपको टैक्स, तो ये जो टैक्स देते थे वहीं पर उन्होंने पहले नियंत्रण किए, कंट्रोल करना चालू कर दिए। तो ये जो है ना, अंग्रेजों ने इसी कर पर सर्वप्रथम नियंत्रण चालू किए कि हमको वो पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा हमको चाहिए। तो ये जो है जमींदारी टैक्स पर उन्होंने पहले नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण वाले जो टॉपिक है इस चैप्टर का, पहला जो आपको अच्छे से समझना है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, वो है आपका बंदोबस्त व्यवस्था, है ना। तीर कर को, टैक्स को वसूलने के लिए ये लोग ना कुछ प्लान किए, टैक्स को वसूलने के लिए अंग्रेजों लोगों ने, है ना। तो टैक्स जो भी है उनको तो समझ में आ गया कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, टैक्स जो है हमारे जो गांव तक जो चलेगा, खेत है, खेत से जो इनकम आएगा उसको टैक्स के रूप में लिया जाएगा। तो उसके लिए निम्न में से कौन एक कर व्यवस्था बंदोबस्त में शामिल नहीं था, तो बंदोबस्ती किया गया। मतलब बंदोबस्त क्या होता है, बंदोबस्त व्यवस्था जो होता है ना, वो बंदोबस्त व्यवस्था जो है पुराने टाइम में खेत का मालिक बना देते थे उसको,
है ना। किसी भी किसान है जो अपने शक्ति अनुसार अगर खेत जो है कमाना चाहता है, खेत को पहले अपना नाम में नहीं था ना, पूरा गवर्नमेंट का खेत था। तो अगर गांव में बसा है कोई एक व्यक्ति, तो उसको क्या करते थे, एक खेत अलॉट होता था, तो अपने शक्ति अनुसार, वो लोग 5 लोग हैं तो उनके शक्ति अनुसार 5 एकड़ रख लिए, है ना। और नहीं तो कम रखेंगे, 2 लोग हैं जितना कमा सकते हैं 1 एकड़, अब इतने में इतना टैक्स देना है। मान लीजिए 10 ही भाग है, 10 भाग में से 1 भाग टैक्स के रूप में देना है ना, टैक्स के रूप में देना है। मान लो 1 एकड़ है, 1 एकड़ में जितना पैदावार होगा, मान लो आपका 2 कुंटल हुआ या 1 कुंटल हुआ, 1 कुंटल धान हुआ, उसका जितना भी पैसा बनेगा, मान लो आपका 100 रुपया बनता है, 100 रुपये का 1 रुपए जो है ना, 1/10 मतलब क्या होगा, 1 हिस्सा, मतलब 100 रुपया में आपका 10 रुपया जो है टैक्स जाएगा, 90 रुपए खुद मालिक रखेगा और 10 रुपए टैक्स जाएगा। ऐसा डिसाइड किए थे, उसी को बंदोबस्त बोलते हैं, है ना। मालिकाना हक देने की एक व्यवस्था थी जिसको बंदोबस्त व्यवस्था बोला गया। उसके बाद उसके जमीन में अच्छा से चला तो जमीन उनके नाम कर दिया जाता था, और परमानेंट वो टैक्स जो है वहां से डिसाइड हो जाता था कि यहाँ से इतना टैक्स आएगा, इतना टैक्स। तो एक छोटा सा गांव है, मान लो इसमें 20 किसान है, तो 20 किसान से कितना टैक्स आएगा वो डिसाइड हो जाता था। उस हिसाब से अंग्रेजों के पास पैसा जाता था। तो यहाँ पर आपका निम्न में से कौन एक व्यवस्था बंदोबस्त में शामिल नहीं था। एक बंदोबस्त के लिए 3 प्लान लाए थे वो लोग, ठीक है। तो पहला है जमींदारी व्यवस्था, ये जमींदार लोगों के अंडर में देते थे। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्था हमारे भारत में नहीं था, मौजूदा व्यवस्था। तो 3 व्यवस्था जो है आपका था, इसका राइट आंसर ये होगा, व्यवस्था में शामिल नहीं था बोला है। अब देखते हैं ये जमींदारी व्यवस्था क्या होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है, और महलवाड़ी व्यवस्था क्या होता है। इस तीनों को अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले है जमींदारी या जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था, या बोलते हैं उसको, है ना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। परमानेंट सेटलमेंट के नाम से इसको जाना गया, परमानेंट सेटलमेंट। तो स्थायी मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये भू राजस्व व्यवस्था है। क्या है, भू राजस्व, मतलब भूमि से राजस्व कर वसूलने का एक व्यवस्था। जो भी भूमि है भारत के अंदर में है, वहां से मालिकाना हक देते हुए किसानों तक पहुंचा, किसानों को दिया गया वो व्यवस्था था। पहला व्यवस्था था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। भू राजस्व था, भू राजस्व व्यवस्था था। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को लागू किया था। देखो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या था, तो आपका भू राजस्व व्यवस्था था। दूसरा में आपका क्वेश्चन बन रहा है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया था, कौन सी तिथि में, तो 22 मार्च 1793 को लागू किया था, लाया था। तीसरा है, इसके तहत जमींदारों को जमीन स्थायी मालिकाना हक दिया गया, तो इसीलिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बोला गया। स्थायी मालिकाना हक पहले नहीं था, जो आपको जो देगा ना, टैक्स देगा, आपको खेत अलॉट होगा, खेत में से आपको टैक्स देना है, आपके अंदर हिम्मत है तो आप उतना खेत रखें, उसके बाद उसमें से टैक्स पेमेंट करें, तो उसको परमानेंट उसको दे दिया जाता था। तो स्थायी मालिकाना हक के लिए व्यवस्था लाया गया था। इसमें निश्चित राशि पर, देखो ध्यान से, इसमें निश्चित राशि पर जमीन दी जाती थी, वह निश्चित समय के लिए दी जाती थी। तो देखो एकदम अभी तक आपका नाम नहीं हुआ है, एक टाइम रहता है, 10 साल के लिए आप कमाएंगे, 3 साल के लिए कमाएंगे, 5 साल के लिए कमाएंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया था। इसमें 10/11 भाग कंपनी को, देखो अब देखिए यहाँ पर मैं उल्टा बता रहा था, यहाँ पर ऐसी एग्जाम्पल था, इसमें 10/11 भाग जो है कंपनी को जाता था। मतलब ये था कि जितने भी आपका इनकम होगा, 11 भाग है, टोटल 11 भाग का दिया गया, तो 10 भाग कंपनी को जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 भाग जो है कमाने के बाद 1 भाग जो है किसान रखेगा। ध्यान रखो, मैं उल्टा बताया था, एक भाग कंपनी को जाएगा ऐसा बोल रहा था, लेकिन 10 भाग, टोटल 10 भाग। तो देखो जमींदारी टैक्स जो था ना, उसमें बहुत फायदा लिए लोग, है ना। 1 भाग खुद जमींदार रखता था। 11 भाग का बनाओगे, उसमें से सिर्फ 1 भाग, मतलब जितना भी हुआ, धान हुआ, पैसा बना, उसका 11 भाग बनाना है। 11 भाग में 1 भाग किसान रखेगा और 10 भाग जो है कंपनी रखेगा, कंपनी के पास जाएगा। तो ऐसा लूट उन लोगों ने यहाँ से चालू किया था। तो ये खुद जमींदार रखते थे, जमींदार के पास इनको रखते थे। अब जमींदार भी अब किस हिसाब से किसान से लेता रहा होगा, ये तो 1 भाग जमींदार का है, तो आधा देता रहा होगा, 1/3 देता रहा होगा, कितना देता रहा होगा, तो ये लूट
बहुत ज्यादा चला इसमें, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरा क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये दिख रहा है क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयत का अर्थ किसान होता था। देखो रैयत का अर्थ दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? किसान। ठीक है, रैयत का अर्थ जो होता है वो आपका है किसान होता था, किसान। तो एक सवाल आएगा रैयत का मतलब क्या है ना? रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो रैयत का अर्थ होता है किसान। भू राजस्व की प्रणाली, ये भी भू राजस्व का ही टेक्निक था, प्रणाली था, सिस्टम था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। दूसरा सिस्टम है ये बिचौलिया वर्ग को समाप्त किया गया। अब देखो बिचौलिया क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है बिचौलिया मतलब बीच में जो भी आपका, जैसे दलाल बोलते हैं हम लोग, कोई जमीन खरीदना है तो जमीन खरीदना है तो हम डायरेक्ट मालिक से नहीं खरीद के क्या करते हैं, कुछ दलाल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पर। क्या हो जाते हैं? दलाल लोग आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। जैसे ये मालिक है हमारे पास कोई चीज है ना, जैसे खेत है, खेत को लेने के लिए क्या होगा, आपका बीच में बिचौलिया लोग रहते हैं। मतलब हम दिलवा देंगे आपको ये वाला ऐसा करके, है ना, ये खेत दिलवा देंगे, आप इसका इतना करना। तो यहाँ पर ये किसान था, किसान था, और यहाँ पर जमींदार था, है ना, या तो कंपनी था, जो भी था कंपनी। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है कि ये डायरेक्ट ऐसा मिलना नहीं था पहले। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, पहले क्या होता था, तो ये बीच वाले जो है जमींदार वगैरह जो लोग थे ना, जमींदार वाले बीच वाले लोग कराते, वो लोग करते कुछ नहीं थे, उनको फोकट का इनकम मिलता था, है ना, फ्री में आपको इनकम कमा लेते थे। जमींदार लोग बीच में थे, तब जाके कंपनी से वो लोग बात करते, डायरेक्ट किसान बात नहीं करता था। तो यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया, बिचौलिया वर्ग को समाप्त, मतलब जमींदार लोगों को बीच से हटा दिया गया। डायरेक्ट कंपनी जो है किसान के पास अपना खेत या अपना जो भी है बात रखता था। ये जो था मद्रास गवर्नर सर थॉमस रो, ये देखिए थॉमस मुनरो, नाम क्या है इसका? थॉमस मुनरो। उन्होंने इस व्यवस्था को क्या किया था, लाया था, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू किया था। अब वो थॉमस मुनरो कौन था? तो मद्रास का गवर्नर था। जैसे कि बंगाल का गवर्नर हमने पढ़ा है पिछले अध्यायों में, है ना, तो बंगाल में जितने गवर्नर हुए उसको बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसी तरीके से मद्रास में जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो ने लाया था, और वही थॉमस मुनरो का ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम में लागू किया गया था, पूरे इंडिया में नहीं था। सबसे पहले मद्रास, मुंबई, असम में लागू हुआ। किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। देखो यहाँ पर ये लिखा है मालिक रूप बनाया गया। यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत मालिकाना हक दिया गया कि आप ही मालिक हो, आप हमको उत्पादन करो, उसका टैक्स हमको डायरेक्ट पटाओ। किसान सरकार को सीधे भू राजस्व देते थे। देख रहे हैं, कंपनी को राजस्व जो है किसान डायरेक्ट देते थे। भू राजस्व का निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल, ये भूमि है, भूमि के क्षेत्रफल देखकर की जाती थी। कितना मतलब क्षेत्रफल में आप उगा रहे हैं उसके हिसाब से कितना देना है, पेमेंट करना है ना, तो ऐसे डिसाइड करते थे। भूमि कर नहीं देने पर भूमि से वंचित की जाती थी, तो वंचित है ना, मतलब भूमि से अलग। अगर टैक्स नहीं पटाए तो उस टाइम से आपका बंद हो जाएगा, ऐसा उन लोग डिसाइड किए थे। ये दो व्यवस्था हो गई। तीसरा व्यवस्था है वो है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। क्या होता है? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था मतलब महाल का अर्थ होता है गांव। तीन सिस्टम है ना, पहला सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया, दूसरा को थॉमस मुनरो ने लाया, तीसरा को देखते हैं भू राजस्व की एक प्रणाली जिसे लॉर्ड हेस्टिंग ने 1822 में लागू किया था। सबका अलग अलग आपको समझना है। आपका स्थायी बंदोबस्त किसने लाया? तो आपका स्थायी बंदोबस्त किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने लाया, कब लाया? 1793 में। ठीक है, दूसरा लाया आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत, तो रैयत लाया थॉमस मुनरो, ऐसे याद रखेंगे, थॉमस मुनरो ने कब लाया? 1820 में। तीसरा जो आता है वो महालवाड़ी, महाल का अर्थ होता है गांव। ठीक है, महालवाड़ी ये जो आया 1800, लॉर्ड हेस्टिंग ने, किसने लाया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ऐसे एक जगह थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना, 1822 में लाया। तो तीनों का तीन तीन दो दो क्वेश्चन बनेगा इसमें से, कब लाया, किसने लाया, तो ये है। तो 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग ले लाया, लॉर्ड हेस्टिंग। इसे होल्ट मैकेंजी ने 1822 में तैयार कर पेश किया था। तो एक नाम था होल्ट, क्या नाम है? होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? होल्ट मैकेंजी ने 1822 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 में संशोधन किया था। तो देखो 1822 में लागू हुआ, ठीक है, और 1833 में इसी व्यवस्था पे, महालवाड़ी व्यवस्था पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब बने ना, तो उन्होंने संशोधन कर दिया। ठीक है, इसे यूपी, एमपी, पंजाब में लागू किया गया था। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ उस समय
आता था एमपी के अंदर, तो एमपी में भी यही शामिल था। तो अगर छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो कौन सा एक व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ में भी लागू था, तो हमारा एमपी वाला जो था ना महालवाड़ी व्यवस्था, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू था। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। इस व्यवस्था में पूरे गांव को महल माना जाता था और राजस्व का निर्धारण पूरे गांव के लिए किया जाता था। देखो गांव पर ही राजस्व व्यवस्था होता था, कितना गांव के अंदर में खेत है और कितना मतलब वहां से राजस्व आना चाहिए, इतना एकड़ है तो सबको बांट दो आप अपने हिसाब से, उसके बाद वहां से टैक्स इतना आना चाहिए। राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी गांव का मुखिया, ये देखो मुखिया जिसको लंबरदार बोलते थे, आप नाम सुने होंगे दादा वगैरह से, दादी दादा से आप पूछना लंबरदार क्या होता है ना। तो ये मुखिया था वो लंबरदार, है ना। तो उसको सौंपी गई थी, वो क्या करते थे, तो महालवाड़ी व्यवस्था की टैक्स, महालवाड़ी व्यवस्था के समय में टैक्स जो है कौन वसूलता था, तो लंबरदार, मुखिया, गांव का मुखिया। जमीन को महल में बांटा गया था। एक महल का मतलब होता है एक या एक से अधिक गांव, मतलब एक मुखिया जो था ना एक भी गांव देखता था, उसके साथ में एक दो तीन गांव भी देख सकता था। मतलब एक ही मुखिया होता था जो 3 गांव का 2 गांव का अंडर में रखता। कभी कभी बड़ा गांव है तो एक ही गांव का रहेगा, है ना, वो डिसाइड करते थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था में इतना डिसाइड होता था। तो ये था 3 व्यवस्था हमने पढ़ा, इसमें 5 ही क्वेश्चन तक गए हैं। अब जो है हमारा वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।